हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है टू अरेंज द कंपाउंड्स ऑफ ईच सेट। यहाँ पे कुछ सेट हमें दे रखे हैं इन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म या फिर SN2 डिस्प्लेसमेंट। SN2 डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि इसको लेकर मैं आप लोगों को पहले भी कुछ पॉइंट्स बता चुकी हूँ, बट एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उसके पैरामीटर्स और इसके कंडीशंस अगर हमें पता चल जाएगी तो हम लोग सभी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज को इजीली समझ सकेंगे। तो बेसिकली जो बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको कि आप SN2 मैकेनिज्म भी कहते हो, तो इसमें 2 का मतलब होता है बायोमोलिक्यूल, राइट। इसका मतलब कि एक नॉर्मल रिएक्शन में लिखती हूँ, जैसे कि ये है आपके पास में कोई एल्काइल हैलाइड, जिसको कि जब आप रिएक्ट करवाते हो न्यूक्लियोफाइल से, तो होता क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि न्यूक्लियोफिल जाके आर को की तरफ अटैक करेगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और यहाँ से X माइनस जो कि एक लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, राइट। ये कुछ कंडीशन होती है। बट जब ये प्रोसेस चल रहा होता है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट भी आती है, तो उस ट्रांजिशन स्टेट को मैं एक बार वापस से ड्रॉ कर देती हूँ। सो दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। अब होता क्या है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना, वो कुछ इस तरह से बनती है कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है एक्स की तरफ, आर की तरफ, तो यहाँ पे एक तरफ से तो आपका न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और दूसरी तरफ से एक्स जो है वो बाहर निकल रहा है। यानी ये जो भी पूरा रिएक्शन है वो एक ही स्टेप में हो जाता है। इस वजह से इस रिएक्शन को हम कंसर्टेड रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, ये आपका आर, और इसको हम एक्चुअली शो कर देते हैं कुछ डॉटेड लाइन से, ये दिखाने के लिए कि एक नया बॉन्ड आर और NU के बीच में, न्यूक्लियोफाइल के बीच में बन रहा है, और जो आर और एक्स के बीच का पहले बॉन्ड था वो बेसिकली यहाँ पे टूट रहा है। ठीक है, और ट्रांजिशन स्टेट को दिखाने के लिए हम लोग कुछ इस तरह से हैश लिख देते हैं सुपरस्क्रिप्ट में। अब यहाँ पे होगा क्या कि X माइनस बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल जो है वो R के साथ में जुड़ जाएगा। अब आप सोचोगे कि क्या दोनों के दोनों ही इसके साथ नहीं रह सकते? तो नहीं रह सकते, क्योंकि एक्चुअली जो R है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो हालांकि बीच के लिए एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d हो जाती है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रू बॉन्ड्स नहीं है। ये बॉन्ड जो है बिल्कुल पार्शियल बॉन्ड्स हैं और बहुत इजीली ये ब्रेक हो सकते हैं। जबकि यहाँ पे अगर आप R की बात करो, R मतलब कि कार्बन, जिससे कि एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। बट एक माइन्यूट सा फर्क हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है, जो एक्चुअली माइन्यूट नहीं है, काफी बड़ा फर्क है। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो एक्स है ये आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, बट यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। तो इससे फर्क ये पड़ता है कि इससे जो स्टीरियो केमिस्ट्री है कंपाउंड की वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, लेट से कि अगर ये जो यहाँ पे अगर कार्बन की अगर हम बात कर रहे हैं और वो एक कायरल कार्बन है, तो लेट से कि अगर उसकी कॉन्फिग्रेशन R थी, तो यहाँ पे उसकी कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? S हो जाएगी। ठीक है, अब RS कॉन्फिग्रेशन क्या होता है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग बाद में कभी भी किसी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। बट कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसका ऑप्टिकल आइसोमर हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमें मिलता है ना, वो कैसा होता है? इन्वर्टेड स्टीरियो केमिस्ट्री का होता है। ठीक है, या फिर हम इसको इन्वर्जन कहते हैं इस प्रोसेस को, और इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इन्वर्टेड स्टीरियो केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक जो खास बात आपको और ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पे आपको मैंने बताया कंसर्टेड रिएक्शन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक एक तरफ से हो रहा है और दूसरी तरफ से एक्स बाहर निकल रहा है। इसका मतलब ये आर ग्रुप जो है ना वो कुछ इस तरह का होना चाहिए जो कि न्यूक्लियोफाइल को इजिली अटैक करने दे, राइट। अब न्यूक्लियोफाइल इजिली तब अटैक कर पाएगा अगर यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। रुकावट किसकी वजह से? स्ट्रक्चर की वजह से। अगर ये स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं सार की बात करूं, एक तरफ मान लो कि कार्बन के ऊपर ये जो लगा हुआ आर ग्रुप है वो कोई हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई CH3 ग्रुप है, और तीसरी तरफ हम बात कर लेते हैं कि तीनों के तीनों हाइड्रोजन हट गए और हर कार्बन के ऊपर 3 CH3 ग्रुप लगे हैं। ठीक है, हम 3 कुछ केसेस ले लेते हैं। तो आप खुद जानते हो कि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो सबसे ज्यादा आसानी से किसमें हो पाएगा? हाइड्रोजन के केस में, फिर CH3 के केस में, और इसमें उसको काफी दिक्कत आएगी क्योंकि इन इतने बड़े बड़े CH3 ग्रुप्स के बीच से होके निकलने में और फिर जाके कार्बन को अटैक करने में और फिर लिविंग ग्रुप का निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा उतना ही आप कह सकते हो कि जो SN2 मैकेनिज्म की रिएक्टिविटी है वो कैसी होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, और नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो कब कम होता है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस अगर हम एल्काइल हैलाइड्स की बात करें, जिसमें कि जो कार्बन है अगर वो प्राइमरी कार्बन होगा
तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, फिर सेकेंडरी का और फिर फाइनल टर्शरी का। और अगर इन्हीं के अंदर हम बात करें कि मान लो कि कोई कार्बन आपको प्राइमरी ही दिखता है, बट वो उसमें अगर स्ट्रक्चर्स जो है ना भले नॉट ऑन दैट कार्बन, लेकिन साइड या अल्फा बीटा कार्बन पे, अल्फा नहीं बीटा कार्बन पे या गामा कार्बन पे अगर थोड़ा सा ब्रांचिंग है, तो भी आप उस तरह से इसको एडजस्ट करोगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इससे आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सभी कंपाउंड्स के लिए आसानी से निकाल सकोगे। अब हम देखते हैं हमारा ये जो एग्जाम्पल है, लेट्स सी कि क्या हम इन दोनों ही पॉइंट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो SN2 डिस्प्लेसमेंट में जो फर्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है वो है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन और 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, सबसे पहले मैं इनके स्ट्रक्चर्स बना लेती हूँ, कुछ यहाँ बना लेती हूँ। तो एक है आपके पास ब्यूटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल, सेकंड पे ही ब्रोमो ग्रुप भी है और सेकंड पे ही मिथाइल ग्रुप भी है। ठीक है, इसको मैं एमी लिख देती हूँ, आप CH3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। फिर दूसरा जो ग्रुप हमारे पास है वो है पेंटेन। ठीक है, 5 कार्बन की चेन जिसके कि फर्स्ट पोजीशन पे आप देख रहे हो कि ब्रोमो ग्रुप है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया और एक और है हमारे पास, वो है 2 ब्रोमो पेंटेन। तो यहाँ पे इस जगह पे ब्रोमीन ग्रुप है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इनमें से प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है और टर्शरी कौन है। तो जिस कार्बन के ऊपर ब्रोमीन लगा है वो कार्बन आप देख रहे हो कि सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो इसलिए आप इसको क्या कहोगे, प्राइमरी कार्बन। ये वाला जो कार्बन है ये 2 एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो ये कार्बन कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया। जबकि अगर हम इस कार्बन की बात करें जिससे कि ब्रोमीन जुड़ा है, वो कार्बन आगे 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो ये कैसा हो गया, टर्शरी हो गया। अभी अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा कम होगा उतना ही SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी कि प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शरी। तो देखो आंसर आप लोगों के सामने है। तो रिएक्टिविटी किस तरह से हो जाएगी, सबसे ज्यादा प्राइमरी की, उसके बाद में सेकेंडरी की और उसके बाद में टर्शरी की। तो इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ही मार्क कर दूं इसको, तो आप देख सकते हो कि 1 ब्रोमो पेंटेन जो है इसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। फिर देखो सेकेंडरी कौन है, 2 ब्रोमो पेंटेन, इसकी फ्रेंड होगी। और थर्ड नंबर पे किसकी हो जाएगी, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हो गया क्लियर। अब इसी तरह से आप लोगों को फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसके लिए भी स्ट्रक्चर्स को बना लेना है। तो देखो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें क्या है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, वापस से आप क्या बना लो, एक ब्यूटेन चेन बना लो जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे तो ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है और 1 2 3 3 पोजीशन पे क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है। दूसरे की बात करें तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो वापस से ब्यूटेन ही है जिसमें कि सेकेंड पोजिशन पे ब्रोमो ग्रुप है और सेकेंड पे ही मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और अगर हम तीसरे कंपाउंड की बात करें तो ये भी आपका एक ब्यूटेन है जिसमें सेकेंड 2 पे ब्रोमो और 3 पे मिथाइल। तो यहाँ पे हो गया ब्रोमो ग्रुप और यहाँ पे हो गया मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगेन आप सबसे पहला काम तो यही करो, ये फाइंड आउट करो कि जो कार्बन है जिससे कि हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। ठीक है, तो प्राइमरी देखो, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्यों मैंने ये कहा कि जिससे हेलोजन लगा हुआ है आप उस कार्बन को देखो, क्योंकि यार एक्चुअली जो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन है वो तो उसी कार्बन पे हो रहा है ना। अगर मैं इसी R को थोड़ा सा और फैला के लिखूं तो ये एक्चुअली कुछ ऐसा ग्रुप होगा आपका। ठीक है, RCH2X कुछ ऐसा बन जाएगा। तो जो अटैक है वो और किसी कार्बन पे नहीं हो रहा, वो अटैक जो है वो उस कार्बन पे हो रहा है जिसके ऊपर डायरेक्टली X ग्रुप प्रेजेंट है। राइट, सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जिसके साथ आपका हेलोजन लगा हुआ है आप उस कार्बन पे फोकस करो कि क्या वो प्राइमरी है कि वो सेकेंडरी है कि वो टर्शरी है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन भी वहीं पर होगा। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। तो देखो ब्रोमो ग्रुप जो है वो लगा हुआ है इस कार्बन से जो कि जुड़ा हुआ है एक और एक एल्काइल ग्रुप से, इसका मतलब ये हो गया प्राइमरी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रोमो ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो गया, टर्शरी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ब्रोमो जिस कार्बन से जुड़ा है वो ग्रुप फिर 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो गया सेकेंडरी। अब आप लोगों को ऑर्डर पता है, सो प्राइमरी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की और फाइनली टर्शरी की। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम किसको लिखेंगे, सो दिस इज माई प्राइमरी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसकी, फिर इसकी सेकेंड नंबर पे और इसकी थर्ड नंबर पे। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा। अब फाइनली अगर हम हमारे लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन जिसमें कि हमें दे रखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया ब्यूटेन जिसमें कि फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमो ग्रुप है। उसके बाद में है एक प्रोपेन जिसमें कि 1 पे तो ब्रोमो ग्रुप है और 2 पे क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है। तो ये भी एक मिथाइल ग्रुप लग गया और ये भी एक मिथाइल ग्रुप लग गया, कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद में है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये हो गया ब्यूटेन जिसमें 1 पे ब्रोमो ग्रुप है और 2 पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और फोर्थ केस की अगर हम बात करें तो ये भी है एक ब्यूटेन जिसके 1 पोजीशन पे ब्रोमो है,
1 2 3 और 3 पे कौन है, मिथाइल है। ठीक है, अब फिर से आपको वही काम करना है, आपको देखना है कि प्राइमरी कौन, सेकेंडरी कौन, टर्शरी कौन। तो देखो जिस कार्बन से ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है वो एक और कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज प्राइमरी। अब अगर इसकी बात करें तो जिस कार्बन से ब्रोमो जुड़ा है वो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया है। ये कार्बन की अगर हम बात करें, इस वाले कार्बन की, सो दिस इज क्वाटरनरी इन नेचर, बट जिससे ब्रोमीन लगा है वो अभी भी प्राइमरी ही है। ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। अब वो एल्काइल ग्रुप कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जिस कार्बन से ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है वो एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। वो भले ही जो सेकेंडरी जो आप उसके साथ वाला कार्बन है, यानी कि इसको हम कहेंगे अगर ये अल्फा है तो ये हो गया बीटा, तो जो बीटा कार्बन है वो भले ही आपका टर्शरी है, बट जो प्राइमरी अल्फा कार्बन है वो तो देखो आप देख रहे हो, दिस इज प्राइमरी। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया, प्राइमरी नेचर का। इसी तरह से अब अगर हम इस कार्बन की बात करें जिसपे कि ब्रोमो ग्रुप लगा है, वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे सारे के सारे जो कार्बन है ना वो प्राइमरी हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, अब आपको ध्यान रखना है स्टेरिक हिंड्रेंस। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो अब भले ही इस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी, बट जो सेकेंडरी कार्बन है यानी कि जो बीटा पोजिशन है, आप अब उनके ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो बीटा पोजिशन है ये भी कैसी है, प्राइमरी है। जबकि यहाँ पे अगर हम बीटा पोजिशन की बात करें तो यहाँ पे देखो ये चार चार एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है, इसका मतलब ये हो गई क्वाटरनरी। ठीक है, ये क्या हो गया, क्वाटरनरी। इसी तरह से जो यहाँ पे बीटा पोजिशन है वहां पे आप देख सकते हो तीन तीन अल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, सो दिस इज योर टर्शरी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस इज ऑल्सो प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ कुछ ऑर्डर हम लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ओके, सो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी नो। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। बट अगर वापस से इन दोनों में कंपेयर किया जाए ए में और डी में, तो आप देख सकते हो कि इसका जो साइड वाला कार्बन है, यानी कि अब ये हो गया अल्फा बीटा गामा कार्बन। तो जो गामा कार्बन है दिस इज अगेन सेकेंडरी, बट यहाँ पे जो गामा कार्बन है वो कैसा है, सो दिस इज टर्शरी। तो आपको बस स्टेरिक हिंड्रेंस के ऊपर बेसिकली आपका ध्यान होना चाहिए। अब आप देख लो कि सबसे ज्यादा सबसे कम जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो आपको यहाँ पे किसके अंदर दिख रहा है, सो दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी। ये तो प्राइमरी क्वाटरनरी है, तो ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, दिस इज प्राइमरी टर्शरी, और ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, राइट। तो अब देखो हमारा जो ऑर्डर है वो किस तरह से आएगा, दिस इज प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है ना, सॉरी सेकेंडरी। सो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। तो सबसे ज्यादा अच्छे से रिएक्टिविटी इसकी देखने को मिलेगी। फिर हमें फोर्थ नंबर पे जो कंपाउंड है इसकी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कंपेयर करो, दिस इज प्राइमरी, क्वाटरनरी, प्राइमरी और टर्शरी। तो थर्ड नंबर पे हमें इसकी रिएक्टिविटी देखने को मिलेगी, और फोर्थ नंबर पे हमें 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन की। ठीक है, आई गेस कि आप लोगों को कारण समझ में आ गया होगा। वापस से मैं ऑर्डर लिख देती हूँ, दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। जो दूसरा हमारा कंपाउंड है उसके लिए है प्राइमरी और टर्शरी, तो यहीं पे बात खत्म हो जाती है। उसके बाद में प्राइमरी और टर्शरी, और फाइनल कंपाउंड को अगर हम देखें, सो दिस इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो सबसे कम किसका है, फर्स्ट वाले केस का, तो ये फर्स्ट नंबर पे इसकी रिएक्टिविटी होगी, द बेस्ट रिएक्टिविटी। फिर इसकी सेकेंड नंबर पे रिएक्टिविटी, इसकी थर्ड नंबर पे, और इसकी फोर्थ नंबर पे, राइट। सो ये जो पूरा का पूरा खेल है ये आपका किसका है, रिएक्टिविटी का है। अब चाहे तो आप अपने आंसर्स को यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। तो मैंने इनको कैसे प्लेस किया, 3 1 2। ठीक है, हम एक बार रीचेक कर लेते हैं कि जो हमने आंसर्स लिखे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सो द ऑर्डर इज लाइक दिस। तो यहाँ पे 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, और उसके बाद में 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपको ऑर्डर मिल जाएगा। मेन फोकस आपका किस पर रहेगा, CH2 ग्रुप पे, यहाँ पे CH के ऊपर, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर, राइट। क्योंकि ये हो गया प्राइमरी, ये हो गया टर्शरी, और ये क्या हो गया, दिस इज सेकेंडरी, और ये हो गया टर्शरी। इसी तरह से अगर आप सेकेंड वाले मॉलिक्यूल की बात करो, तो अब यहाँ पे भी ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है आपका मेन फोकस उसी के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे इन्हीं सब कार्बन के ऊपर आपको फोकस करना है। तो आप देख सकते हो ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन, ये क्योंकि 2 एल्काइल ग्रुप से लगा है तो ये हो गया सेकेंडरी। ये यहाँ पे 1 2 3 एल्काइल ग्रुप से लगा है, सो दिस इज टर्शरी। ठीक है, तो प्राइमरी का स्टेरिक हिंड्रेंस कम, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगेन आपको CH2 ग्रुप्स के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पे भी CH2 पे, यहाँ पे भी CH पे, और यहाँ पे भी सॉरी इस पे नहीं, CH2 पे। ठीक है, तो हालांकि ये तो सभी के सभी क्या है, प्राइमरी है। ये भी नहीं आ रही, मैंने गलत लिख दिया ना।
ठीक है, ब्रोमीन जिससे जुड़ा हुआ है सिर्फ उस पे आपको फोकस करना है। सो दिस इज प्राइमरी एंड दिस इज प्राइमरी। लेकिन प्राइमरी के बाद में ये कैसा है, सेकेंडरी है। ये कैसा है, ये सेकेंडरी है। और ये कार्बन कैसा है, टर्शरी। यहाँ पे ये प्राइमरी है और यहाँ पे भी मैं लिख लेती हूँ, सो दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी। ये प्राइमरी है, ये कैसा है, सो यहाँ पे देखो 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, सो दिस इज टर्शरी। और अगर इसको देखें, सो प्राइमरी के बाद में ये क्या है, क्वाटरनरी, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं नीचे की तरफ आते जा रहे हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा है और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से होगा क्या, रिएक्टिविटी वुड बी डिक्रीज्ड। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा, रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन में उतनी ही कम। ठीक है, और ये ऑर्डर हमें देखने को मिलता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में। और अगर इस तरह से भी सॉल्व ना हो तो अगेन आप लोगों को फर्स्ट वाले पॉइंट पे जाना है, दैट इज स्टेरिक हिंड्रेंस पे फोकस करके देखना है। ठीक है, जो कि हमने इन तीनों ही क्वेश्चंस में अप्लाई किया। सो यू कैन जस्ट से कि ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप इस थर्ड क्वेश्चन को कर लेते हो तो बाकी फर्स्ट और 2 इजिली कर पाओगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर। सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहां पे कि हम क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गुड बाय।